एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। जाना है, ज्वाइन करना है डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखते हैं कोट क्या है आज का। मोटिवेशनल, मैनी ऑफ द लाइफ्स फेलियर आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गेव अप। यानी कि जब वो हार मान गए ना, उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई कि वो सक्सेस यानी कि कामयाबी के कितने पास है, और उन्होंने गिव अप कर दिया। ठीक है, इसीलिए आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप सक्सेस के कितने पास हैं। आपको वो चीज़ रियलाइज़ करनी है कि आपने अगर डेडिकेट होकर, अगर मेहनत करके आपने पढ़ाई की है ना, तो आप सक्सेस के बहुत पास हैं। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। फॉरेस्ट फायर, इससे रिलेटेड एक रिसोर्स पेपर आया है, पढ़ेंगे। और फॉरेस्ट फायर ये इंडिया स्पेसिफिक भी हम पढ़ेंगे कि ये इंडिया के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस पेपर 3 में काम का है। हाउ टू मैनेज स्टबल, इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है जिसमें सॉल्यूशंस बताए गए हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए एंड जीएस पेपर 3 के लिए, क्योंकि ये जो स्टबल बर्निंग की जो जो इश्यू है ना, ये बहुत न्यूज़ में है आजकल बिकॉज ऑफ दिल्ली की एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो मेंस में भी और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आपको एवरेज एस्पिरेंट्स से कुछ हटके ही पॉइंट्स देने हैं, इसीलिए जो भी एडिटोरियल्स आ रहे हैं, जो भी पर्सपेक्टिव ऑथर्स दे रहे हैं, मैं वो आप सबके लिए लेके आ रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये वाला टॉपिक आज ये पहली बार करवा रही हूँ, नो। ठीक है, करवाया है, और आगे भी अगर मुझे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मिलेंगे इससे रिलेटेड तो मैं करवाती रहूँगी, क्योंकि आपको एवरेज एस्पिरेंट से ऊपर उठना है। रेयर अर्थ मिनरल, इससे भी रिलेटेड एक एडिटोरियल है, देखेंगे इसमें इंडिया की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है इंडिया की। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। फायर इज कंज्यूमिंग मोर ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट देन एवर बिफोर, थ्रेटनिंग सप्लाईज ऑफ वुड एंड पेपर। एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें कहा गया है अ थर्ड ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट आर कट फॉर टिम्बर, यानी कि टिम्बर की सप्लाई बढ़ती जा रही है और फॉरेस्ट फायर की वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जो टिम्बर के लिए जो सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, उसे कैसे फुलफ़िल किया जा सकेगा। और फॉरेस्ट फायर जो इकोलॉजी के लिए तो हार्मफुल है ही, अभी इकोनॉमी के लिए भी हार्मफुल बन रहे हैं। दिस जनरेट्स $1.5 trillion annually, but wildfires threatened industries such as timber and paper manufacturing. ठीक है, वाइल्ड फायर्स क्या टिम्बर एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। ये रिसर्च पब्लिश हुई थी जियो साइंस में। ये इन्होंने एक डाटा शो किया है बिटवीन 2001 एंड 21 सेवियर वाइल्ड फायर्स वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रॉयज टिम्बर प्रोड्यूसिंग फॉरेस्ट, जो ग्रेट ब्रिटेन की साइज़ का है। ये वाइल्ड फायर्स ट्री के टॉप तक चले जाती हैं, फायर वो लग जाती है और कैनोपी को, जंगल के जो कैनोपी होती है ना, उसे हार्म पहुंचा रही है। क्लाइमेट चेंज इसका एक मेजर ड्राइवर बताया गया है कि जहाँ पे पहले फ्लड आता था, अब वो एक सूखे पड़ने वाली जगह हो गई है। हीट एक्सट्रीम होती जा रही है, रेनफॉल रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, जिस वजह से वाइल्ड फायर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वाइल्ड फायर्स होता क्या है, ये बश और वेजिटेशन फायर भी होता है, डिस्क्राइब्ड एज अनकंट्रोल्ड एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड कंबशन। ठीक है, ये अनकंट्रोल्ड होता है, वो होता है ना जंगल की आग की तरह फैल गया, वैसा ही। यानी कि ये जो जंगल की आग की जो फायर है, ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बर्निंग ऑफ प्लांट्स इन अ नेचुरल सेटिंग, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ब्रश एंड ये टुंड्रा रीजन में भी ऐसा होता है। 3 कंडीशंस हैं इसके लिए। फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, एक हीट सोर्स होना चाहिए।
नेचुरल कॉजेज़ क्या हैं? वही जैसे कि लाइटनिंग हो गई, ज़्यादा फायर, ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी हो रही है. रेन extinguishes such fires without causing much damage. High atmospheric temperature and dryness, low humidity, अब ये फेवरेबल कंडीशन बना देते हैं जंगल में आग लगने के. मैन मेड कॉजेज़ जैसे कि नेकेड फ्लेम, सिगरेट और बीड़ी, इलेक्ट्रिक स्पार्क और एनी सोर्स ऑफ इग्निशन कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद इनफ्लेमेबल मटेरियल. ये मैन मेड कॉजेज़ हो गए. एक बार चिंगारी लग गई तो वो पूरे जंगल में आग फैल जाती है. इंडिया में देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन है. देयर हैज़ बीन अ 10-fold इंक्रीज इन फॉरेस्ट फायर इन past 2 decades. More than 62% ऑफ इंडियन स्टेट्स ना यहाँ पे ये वुल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर को. आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यहाँ पे काफ़ी जो फॉरेस्ट फायर होती है वो क्लाइमेट की इंटेंसिटी की वजह से होती है. ठीक है, गर्मी की वजह से होती है ज़्यादा. मिज़ोरम हैज़ हैड द हाइएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंसेस. ठीक है, मोर देन 95% ऑफ इस डिस्ट्रिक्ट ये फायर के हॉटस्पॉट हैं, फॉरेस्ट फायर के हॉटस्पॉट हैं मिज़ोरम के, यानी कि 95% से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट्स पहले जहाँ पे बाढ़ आया करती थी अब वहाँ पे सूखा होता है. इतनी एक्सट्रीम हीट एंड रिड्यूस रेनफॉल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ट्रिगर्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, ऐसा आपको कहना है अपने इंटरव्यू में. इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं? नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर्स स्टार्टेड इन 2018. यानी कि जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे या इंटरव्यू में बोलेंगे तो आप सबसे पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, मतलब करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि मतलब सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स भी इसके रिगार्डिंग लिए हैं. रिड्यूसिंग फॉरेस्ट फायर बाय इन्फॉर्मिंग, इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग फॉरेस्ट रेंज कम्युनिटीज़, यानी कि जो फॉरेस्ट के आसपास जो ट्राइबल्स रह रहे हैं या कम्युनिटीज़ रह रही हैं उन्हें अवेयर करवाना, उन्हें एम्पावर करना. फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम इज़ द ओनली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम डेडिकेटेड टू असिस्टिंग स्टेट्स इन डीलिंग विद फॉरेस्ट फायर. यहाँ पे भी उत्तराखंड के एरियाज़ में भी काफ़ी सारे फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, यानी कि हिली एरियाज़ भी इससे अनटच्ड नहीं है. What are the measures needed to overcome forest fire? Fire could be prevented in the summer through the removal of forest litter. ठीक है, जो फॉरेस्ट की बाउंड्री है ना वहाँ पे जो फॉरेस्ट लिटर होता है यानी कि सूखे सूखे पत्ते, उसे हटा के, यानी कि कम्युनिटीज़ के पास से वो सूखे पत्ते हटाने होंगे, क्योंकि हल्का सा कहीं पे स्पार्क लगा या फिर हल्की सी कहीं पे आग लगी वो पूरे जंगल को तबाह कर देगी. The creation of a forest line could prevent fire from breaking into the forest from one compartment to another. फॉरेस्ट लाइन मतलब फॉरेस्ट ना कुछ क्लस्टर्ड होंगे, ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगे. अगर यहाँ पे आग लगी तो ये प्रिवेंट करेगा स्प्रेड होने में. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है. द बेस्ट वे टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर इज़ prevent it from spreading, which can be done by creating fire breaks in the shape of small clearings. Small clearings means रास्ते में ना रुकावट लेके आ जानी है, फॉरेस्ट के रास्ते में, फॉरेस्ट फायर के रास्ते में रुकावट. यहाँ पे ये वाला एरिया क्लीन होना चाहिए दो फॉरेस्ट के बीच में. ठीक है, इसमें भी अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए, मतलब डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी नहीं है. जब आग लग जाती है तब पता चलता है. अर्ली वार्निंग सिस्टम से यहाँ का मतलब है कि अगर कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं कि येस इस टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया है, आग लगने की संभावना ज़्यादा है. ठीक है, तो वहाँ पे अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा तो कम्युनिटीज़ को भी पहले ही वहाँ से हटा दिया जाएगा. और कुछ जानवर्स को वो जो जानवर होते हैं उन्हें भी हटा सकते हैं.
ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर ना जंगल भी जलता है और जो जानवर है उनका घर भी जलता है, जानवर भी जलते हैं, जो सेफ़ नहीं है हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट रखने के लिए। नीड टू अडॉप्ट सेफ प्रैक्टिसेस इन एरियाज नियर फॉरेस्ट, फैक्ट्रीज, कोल माइंस, ऑयल स्टोर्स, केमिकल प्लांट्स, इन सब में ध्यान देना होगा कि फॉरेस्ट के पास ये चीज़ें ना रहें। फायर इंड्यूसिंग फायर फाइटिंग टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट को भी इनकॉर्पोरेट यानी कि इंक्लूड करना होगा अगर हम फॉरेस्ट फायर से लड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, फॉरेस्ट फायर देखिए अगर नेचुरल कॉजेज से है तो वही ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर करने वाले एक्शंस हमें कम करने होंगे। ठीक है, और अगर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज से है तो ये तो ज़्यादा ईजिली एंड अच्छे से ही टैकल किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं, अ प्लान टू मैनेज स्टबल। ये इम्पॉर्टेंट है आपके एडिटोरियल आपके इंटरव्यू के लिए। टिल अ फ्यू डिकेड्स एगो जो क्रॉप रेसिड्यू होती थी वो या तो जानवरों के लिए चारे में इस्तेमाल की जाती थी या तो किचन के लिए यूज़ होती थी। ठीक है, सूखा जो स्टबल होता है, पराली होती है, या फिर इन सिटू सॉइल मतलब क्या होता है, फील्ड में ही इसे मैनेज कर दिया जाता था, इसे डिकम्पोज कर दिया जाता था। इन सिटू और एक्स सिटू मैंने आपको बताया है कुछ दिन पहले। थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। अब 1990 में क्या हुआ, 1990s के बाद और उस दौरान पंजाब और हरियाणा में फ्री पावर सप्लाई, फ्री वाटर सप्लाई, ठीक है, और सब्सिडाइज्ड रूप में भी हरियाणा वगैरह के एरियाज़ में पावर एंड वाटर मिलने लगा। इन्हें फ़ायदा दिखा तब किसमें पैडी को उगाने में। ये हैं सूखे रीजन्स। हरियाणा जैसे एरियाज़ ना सूखे रीजन्स हैं। यहाँ पे इतनी बारिश नहीं है कि ये रीजन्स पैडी को कैरी कर पाएँ, बट यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ देने के कारण क्या हुआ, ये स्टेट्स का जो एरिया है, पैडी सोन एरिया है, ये इंक्रीज़ होता गया। पंजाब में 75% है पैडी और हरियाणा में 40%। ये इंक्रीज़ होता रहा है। ठीक है, 50% से इंक्रीज़ हो गया 75%, और यहाँ पे देखिए 30% से 40%। अब पैडी हार्वेस्टिंग क्या है, पैडी हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग लेबर इंसेंटिव है। अब जब लेबर की सप्लाई उतनी नहीं होती तो हम मशीन्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब नई मशीन्स भी हो गई हैं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर। अब ये कंबाइन हार्वेस्टर क्या करती है, जो क्रॉप होती है ना, इसका ये ऊपर वाला पार्ट कट कर देती है, नीचे वाला रह जाता है 2 to 3 फीट। स्टबल यानी कि पराली, एक जो पाइप होता है वो रह जाता है। अब इसे मैनेज करने के लिए एक अलग से हार्वेस्टिंग प्रोसेस चाहिए होगा, वरना इसे जलाना पड़ेगा। ठीक है, और जलाने को ही फार्मर्स एक इजी मेथड समझते हैं। पहले क्या होता था, पहले मैनुअल हार्वेस्टिंग होती थी। मैनुअल हार्वेस्टिंग मतलब जो हसूली होती है उससे बिल्कुल जड़ से काट दिया जाता था स्टबल को। बट अब मैनुअली उतनी चीज़ें नहीं होती, अब मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कंबाइंड हार्वेस्टर आ गई। पहले जब जड़ से काट के इसे क्या करते थे, थ्रेशिंग करते थे, यानी कि मतलब जो धान होते हैं उसे पीट के धान मतलब चावल निकाल लिया जाता था, और जो रेसिड्यू होता था वो एक जगह इकट्ठा करके रख दिया जाता था, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता था। और कुछ जो खाने वाली चीज़ें हैं वो जानवरों को दे दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पे बताया है इन्होंने कि पैडी स्ट्रॉ हैज़ अ हाई सिलिका कंटेंट, जो एनिमल के फीडिंग के लिए उतना प्रेफर नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें हाई सिलिका है। इसे अंदर ही ज़मीन में डाल देना सही होगा। ठीक है, अब कुछ ही फार्मर्स हैं जिनके पास हैप्पी सीडर स्ट्रॉ मैनेजमेंट मशीन्स हैं। अब सारे फार्मर्स तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला है कि इन्हें सब्सिडाइज्ड तरीके से मशीन्स दो। ऑथर ने बोला है कि जो आप ये फ्री चीज़ें बांट रहे हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली,
ये थोड़ा सोचो इस बारे में, थोड़ा कम करो इसे। और पैडी को उतना एनकरेज मत करो, अदर क्रॉप्स को भी एनकरेज करो एमएसपी में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अब पैडी एंड वीट, ये इन दो चीज़ों को क्या मिली है, ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला है एमएसपी से, राइट। वन पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप फ्री चीज़ें मत दो, आप उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे दो ताकि उन्हें सहारा मिले। जब यानी कि जब पावर महंगी हो रही है ना, मतलब जब वो टैरिफ्स महंगे हो रहे हैं, उस टाइम उन्हें सहारा मिले इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से। ठीक है, अब अचानक से कानून लेके आ जाना कि स्टबल बर्निंग नहीं होगी, फ़ाइन लगेगा, जेल होगी, अब फार्मर्स में ये पैनिक क्रिएट करेगा ही, क्योंकि उनके पास अभी पराली जलाने के अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, हमें क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना होगा कि सिर्फ पैडी पे ही पीपल डिपेंडेंट ना रहें। जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशियस ग्रेन जैसे कि मिलेट्स हो गए, इन सबको भी बढ़ावा देना चाहिए अपनी डाइट में। दूसरी बात कहते हैं कि मार्केट बनाओ, इकोनॉमिक वैल्यू बताओ फार्मर्स को स्टबल्स की। ठीक है, यानी कि उन्हें कॉम्पनसेट करो, जो उनका एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है पैडी को, जो पैडी स्टबल होता है उसे मैनेज करने में जो उनका एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, उसके लिए इंसेंटिव्स दो, कॉम्पनसेशन दो। ठीक है, तो फार्मर्स के पास क्या होगा, ये एक मोटिवेशन होगा कि सरकार हमें पैसे देगी, हम थोड़ी और मेहनत करके स्टबल को मैनेज कर देते हैं। इसे कहते हैं वेस्ट टू इनकम जनरेशन। ये फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि फार्मर्स के खेत से जो पहले वेस्ट निकला करता था, अब वो उससे इनकम जनरेट करेंगे। बैलिंग मशीन्स, ये बैलोस मैंने आपको बताया था, इसमें इतना कॉम्प्रेस्ड कर दिया जाता है क्रॉप के रेसिड्यू को, पैडी स्ट्रॉ को, कि वो ऐसे रोल्स में वो बन जाते हैं। अब जब ये रोल्स में बन जाते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट करना वैल्यू चेन में इजी हो जाता है। ठीक है, बट कुछ के पास ही ये मशीन है, अभी उतनी नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अ स्मॉल मार्केट फॉर पैडी स्ट्रॉ सोल्ड इन कम्पैक्ट बेल्स यानी कि कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टबल को रख दिया है, जो रोल्स बन गए हैं अब। ऑलरेडी एमर्ज्ड इन बोथ स्टेट्स मतलब पंजाब एंड हरियाणा, फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स सच एज बायो CNG, एथेनॉल, यानी कि इसे थर्मल पावर प्लांट में हम डायरेक्ट फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बायो एथेनॉल, बायो CNG बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर से अगर हम एनर्जी की तरफ सोचें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लेके आने हैं। Among the various options, use of straw for the production of compressed biogas through methods of anaerobic digestion is the best economic environmental, यानी कि इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर हम बायोगैस में यूज़ कर रहे हैं स्टबल को, पैडी की स्टबल को, तो ये ज़्यादा फ़ायदा होगा। कन्वर्टिंग एग्री वेस्ट इनटू वेल्थ, ये जो लाइंस मैंने हाईलाइट करी है ना, ये आप एज इट इज़ अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। मैं वही हाईलाइट करती हूँ जो आप समझ सकें, जो आप लिख सकें। ठीक है, कोई फालतू हाईलाइट नहीं करती मैं, उससे टाइम वेस्ट होता है। Converting agri waste into wealth and promoting a circular economy and agriculture in the entire country. एग्रीकल्चर वेस्ट से हमें वेल्थ प्रोड्यूस करनी है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए एग्रीकल्चर में। सब्सिडाइज्ड सप्लाई ऑफ मशीनरी फॉर इन सीटू यूज़ ऑफ पैडी स्टबल विल बी ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, यानी कि इन सीटू मैनेजमेंट करने के लिए आप सब्सिडीज़ दीजिए मशीन्स को। ये ऑथर कह रहे हैं इधर, वंस एन इफेक्टिव चैनल फॉर प्रोक्योरिंग पैडी स्ट्रॉ इज़ क्रिएटेड, यानी कि अगर पैडी स्ट्रॉ का एक बार मैनेजमेंट अच्छे से हो गया तो दिक्कत नहीं होगी, और फिर
मतलब पराली जलाई नहीं जाएगी, और फिर तब हम एक लॉ लेके आ सकते हैं कि बैन कर दिया गया है बिल्कुल पराली को जलाने के लिए। अब केसेस आते हैं अगर तो उसे इलीगल मतलब करार दिया जाएगा और फाइन लिया जाएगा, ठीक है। बट पहले फार्मर्स को कम से कम इतना सुरक्षित कर दो कि वो पराली खुद से ही ना जलाएं, ठीक है। इंफॉर्मेशन देनी है फार्मर्स को, मशीन्स देनी है, और जो ये पावर एंड जो इलेक्ट्रिसिटी, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए हम जो फ्री या फिर सब्सिडाइज्ड चीज़ें मतलब दे रहे हैं वो नहीं देनी है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हम दे सकते हैं जो फार्मर्स को एक कुशन प्रोवाइड कराएगा, एक सहारा देगा, ठीक है। अगर आपको ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप अगर एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, स्टबल बर्निंग को आप फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। आपको एक अपना एम्पैथेटिक एटीट्यूड भी दिखाना है वहाँ पे कि फार्मर्स हमारे देश में ज़्यादातर मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, उनकी इनकम वैसे भी नहीं है। अगर हम उनसे फ़ाइन एक्सट्रैक्ट करेंगे विदाउट प्रोवाइडिंग देम सब्सिडाइज्ड मशीनरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्टबल, तो वो परेशान होंगे ही, ठीक है। आपको फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है वहाँ पे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, डिगिंग आवर वे टू प्रोस्पैरिटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में ना ये एक सऊदी अरेबिया बन सकता है लिथियम का। बहुत सारे लिथियम रिजर्व्स वहाँ पे पाए जाते हैं अफ़गानिस्तान में। हिंदू कुश माउंटेन आप सबको पता है इंडिया के ऊपर जो ये वाला यहाँ से हो गया चाइना, यहाँ से हो गया अफ़गानिस्तान और यहाँ से इंडिया, ठीक है। ये थोड़ा टच करते हैं आपस में। यहाँ पे ये वाले जो ऊपर वाले माउंटेन्स हैं ना, यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स, आजकल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना चलन में है, बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल से जो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ होती हैं उसे कम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए हम क्या सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स हो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो। उसके लिए हमें चाहिए बैटरीज़, ठीक है। बैटरीज ऑपरेटेड व्हीकल चाहिए, इसकी अब डिमांड भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। अब लोग इन्वायरमेंटली अब कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है। अब बैटरीज़ के लिए चाहिए वो रेयर अर्थ मेटल्स जो इंडिया के पास उतने नहीं हैं अभी, ना उतना एक्सप्लोरेशन है ना उतनी माइनिंग है। इसीलिए चाइना जैसी कंट्री अब डोमिनेट कर रही है, क्योंकि उनके पास ये रेयर अर्थ मेटल का एक्सप्लोरेशन भी है एंड माइनिंग भी है अच्छी। चाइना जैसी कंट्री पे अगर हमें रेयर अर्थ मेटल्स के लिए अगर डिपेंडेंट होना पड़ेगा तो क्या होगा, हल्का से मतलब कहीं पे बाउंड्री डिस्प्यूट होगा तो, या फिर कार्टोग्राफिक एग्रेशन होगा। चाइना हमारा बहुत सारा एरिया अगर अपने मैप में वो आजकल लेता भी है, ठीक है। अगर डिस्प्यूट हो गया तो हमारी डिपेंडेंस चाइना पे नहीं होनी चाहिए उस टाइम। हम इतने आत्मनिर्भर हो कि हम अपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या रेयर अर्थ मिनरल से, मेटल से जो हम चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट ना आए, ठीक है। उसके लिए चाइना जैसी कंट्री से डिपेंडेंस हटा के हमें रिलेशंस बनाने होंगे रेयर अर्थ मेटल वाली कंट्री से, पहली बात। दूसरी बात, हमारी कंट्री में भी रिजर्व्स हो सकते हैं। अभी कुछ महीनों पहले की बात है कि जम्मू कश्मीर में भी लिथियम मिला है, ठीक है। लिथियम मिला है जम्मू कश्मीर में, ये एक एविडेंस है कि हाँ, हिंदू कुश माउंटेन के आसपास बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है। बट अफ़गानिस्तान से अगर हम लेना चाहें रेयर अर्थ मेटल्स तो दो अमेरिका के दुश्मन कौन है वहाँ पे, चाइना और तालिबान। तालिबान से तो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज भी नहीं है, राइट। चाइना से हमारी लड़ाई चल रही है। ये हिंदू कुश माउंटेन वाली कंट्रीज़ हैं, ये ऊपर रहती है जो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी कंट्री में भी एक्सप्लोरेशन होना ज़रूरी है। डिमांड फॉर सच मिनरल एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 20 to 40 टाइम्स ओवर नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स, यानी कि आने वाले 10, 20, 30 सालों में क्या होगा, इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी।
हिंद कुश माउंटेन रेंज कुड बी अ न्यू मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट मतलब जो ऑयल हमें मिला करता था मिडल ईस्ट से, जो रेयर अर्थ मेटल्स है ना, रेयर अर्थ मिनरल, ये नए ऑयल है। तो हिंद कुश माउंटेन में रिजर्व है, तो ये मिडल ईस्ट बन सकता है न्यू ऑयल का, दैट इज रेयर अर्थ मेटल का। Research suggests that less than 10% of India's land mass is explored and 2% mined। यानी कि इतना बड़ा इंडिया है, उसका सिर्फ 10% अभी तक एक्सप्लोर हुआ है रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में। हमें क्या करना है, इसे और बढ़ाना है। ठीक है। ग्लोबल शिफ्ट इन जियोलॉजिकल डिस्कवरीज कम एट अ टाइम व्हेन एक टोटल ब्रेकडाउन है बिटवीन हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ और इंडिया के यूथ के लिए जो जॉब्स हैं। ठीक है, उसमें एक ब्रेकडाउन है। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि माइनिंग 13 टाइम्स मोर जॉब्स क्रिएट करती है देन एग्रीकल्चर। माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन में ना लो स्किल्ड वाले, अनस्किल्ड वाले लोगों को एम्प्लॉय किया जा सकता है, तो मनरेगा, एमजी नरेगा वाली जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। राइट। माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंसेंटिव भी है अगर डीप सी माइनिंग होती है तो। हमारे पास समुद्र का भी कितना सारा रिजर्व है। ठीक है, कितना बड़ा कोस्टल एरिया है, वहाँ पे भी रेयर अर्थ मेटल होंगे। अगर हम एक्सप्लोर अच्छे से करें तो अदर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंस नहीं रहना पड़ेगा और ये सही मायने में आत्मनिर्भर भारत होगा। प्राइवेट सेक्टर क्या है, कैपेबल है इन्वेस्टमेंट लेके आने के लिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड सॉल्यूशंस लेके आने के लिए। देयर इज़ अ ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स रेस। कंट्रीज़ कौन कौन सी, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चीन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब अफ़गानिस्तान भी इस रेस में आ गया है क्योंकि पाया गया है कि वहाँ पे बहुत सारा लिथियम का रिजर्व है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी चाहते हैं तो हमें शिफ्ट करना होगा ऑयल टू इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब रेयर अर्थ मेटल्स, और ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस को जॉब प्रोवाइड करेगा, स्पेशली फ्रॉम दलित एंड ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग हैं, ट्राइब्स हैं जो। ठीक है, तो रेयर अर्थ मेटल इस मामले में बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री की प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, इन्वामेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही इम्पॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, फ्यूल पे डिपेंडेंस को कम करने के लिए, मिडल ईस्ट जैसे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, रेयर अर्थ मेटल के लिए चाइना पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, इसके लिए हमारे कंट्री में ही एक्सप्लोर करना होगा, माइन करना होगा, जिससे यूथ को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, ये 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। ये वाले 17, सीरियम, डायस्प्रोसियम, एर्बियम। ठीक है, ये कुछ ऐसे ऐसे भयंकर नाम यहाँ पे हैं। ये उतने रटने तो नहीं हैं, बट ये थोड़ी बहुत समझने हैं कि ये इस कैटेगरी में रेयर अर्थ मेटल्स आते हैं। इनकी यूनिक मैग्नेटिक एंड ल्यूमिनेसेंट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो यूज़ किया जा सकता है कहाँ पे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, नेशनल डिफेंस, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़। साइंस एंड टेक में यूजेस, एप्लीकेशन ज़्यादा आता है। ठीक है, अगर आप साइंस एंड टेक का अगर कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो आपको वो देखना है कि हमारी डेली लाइफ में इसके क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो आपको मार्क्स उसमें ज़्यादा मिलते हैं। दे occur in many minerals but typically in low concentration। कॉन्सेंट्रेशन इनका काफ़ी कम है। वहीं जो मैंने बताया यहाँ पे चाइना ने मोनोपोलाइज्ड कर रखा है। 90% ऑफ रेयर अर्थ मेटल प्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड की नीड का 90% चाइना की तरफ से फुलफ़िल किया जाता है। अब ये डोमिनेंट अपना एटीट्यूड दिखाएगा ही। ठीक है, इट हैज़ कम डाउन टू 60%।
रिमेनिंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अदर कंट्रीज़ ने भी अब प्रोड्यूस करना शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में भी लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड यहाँ पे क्या है, इंडिया मस्ट टेक लेसन फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर एडवांस्ड इकोनॉमीज ऑन हाउ दे आर प्लानिंग टू सिक्योर देयर मिनरल नीड्स। यानी कि अब फॉसिल फ्यूल का एमिशन ना, अपना ग्लोबल टारगेट जो बिल्कुल ज़ीरो एमिशन का जो ग्लोबल टारगेट है वो फुलफ़िल करने के लिए, वो अचीव करने के लिए और भी कंट्रीज़ फॉसिल फ्यूल का एमिशन कम करते हुए रेयर अर्थ मेटल्स से प्रोड्यूस्ड वो मतलब प्रोड्यूस होने वाले बैटरीज ऑपरेटेड डिवाइसेस पे जा रही हैं। अब वो लोग ये काम कैसे कर रहे हैं, इंडिया को उससे सीखना होगा। जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है जैसे कि क्वाड एंड बिम्स्टेक, ये जो फोरम्स हैं यहाँ पे बात उठानी होगी रेयर अर्थ मिनरल के एक्सप्लॉइटेशन मींस एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एंड सप्लाई चेन में एक रेजिलेंट सप्लाई चेन चाहिए। क्वाड इसमें बहुत हेल्प कर सकता है इंडिया के। टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग विद इन द गवर्नमेंट टू स्ट्रैटेजाइज हाउ to create vertically integrated supply chain. Need to create a new department for rare earth. ठीक है, रेयर अर्थ मेटल के लिए एक मिनरल के लिए एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करके मतलब करिए जो इसके एक्सप्लोरेशन पे, माइनिंग पे ध्यान देगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने एक पर्टिकुलर न्यूज़ पढ़ी, आप उसमें से प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं या एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ के छोड़ देंगे तो वो 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं, अगर डीपली एनालाइज करेंगे तो आपके लिए 3 न्यूज़ भी आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू को ऐड करेगी। और यही ज़रूरी होता है अगर आप न्यूज़पेपर का डीपली एनालिसिस करते हैं तो, क्योंकि मेन कोर से नहीं पूछा जाता, पेरिफेरल एरिया से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ज्वाइन करना है डेली पीडीएफ्स के लिए, या आपको आज के आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो। जो रिसर्च वगैरह पब्लिश करती हूँ ना मैं, ये पढ़ के नहीं छोड़ देना, ऐड करना है आपके इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जो रिसर्च वगैरह यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ ओके, वो छोड़ना नहीं है। वो अगर आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप अवेयर हैं, राइट, तो आप एवरेज एस्पिरेंट से एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।